भीम साथियों, जानी मानी शख्सियत है हमारे साथ में जय भीम संसार चैनल पर। अभी आप जय भीम वर्ल्ड नाम देख लीजिए, जय भीम संसार कर दिया मेरे चैनल का नाम। और मनोज पीपल दी हमारे साथ में। मनोज पीपल दी ने बहुत काम किया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाए हैं और आज अपना चैनल भी चला रहे हैं और एक शानदार वक्ता भी हैं। वो बहुजन कम्युनिटी को, बहुजन क्रांतियों को, बहुजन आंदोलनों को रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं बड़ी बड़ी शख्सियत। तो इन सारे मुद्दों को लेकर सर आज हम बहुजन लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और सरकार क्या कर रही है हम लोगों के। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि बहुजन कहाँ तक पहुँचे हैं, बहुजन की क्या आइडियोलॉजी है। मैं देखा हूँ कि जो लोग आज जो दो तीन लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। जिसके अंदर एक बार बहुजन मीडिया को भी ये टारगेट करते हैं कि भाई हमारी कवरेज नहीं देते हैं और हमें दिखाते नहीं हैं। बड़े ही अचंभा वाली बात है कि मैं उस महापुरुष की तरफ ले जाऊंगा जिन्होंने अपने बच्चे नहीं शादी नहीं की, बच्चे नहीं देखे, उन्होंने माँ बाप को नहीं देखा। मैं उस महामानव का नाम लेना चाहूँगा जो 21 सदी के महायोद्धा हुए, महापुरुष हुए, मानवर कांशीराम साहब। मानवर कांशीराम साहब जब संघर्ष कर रहे थे तो उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी और भीड़ भी कब जुड़ी जब मानवर कांशीराम साहब बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और अधिकारी थे। तो उनको नॉलेज हुई कि मेरा समाज जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उन्होंने भी कुछ सोचा कि मैं समाज को आगे बढ़ाऊं और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है अपना निकल लिए घर से और अच्छी तनख्वाह मिलती थी और भाई बहन सभी थे और माता जी भी थी। माता जी का नाम बिशन कौर था। तो मैंने देखी है उनको, तो लगा कि मानवर कांशीराम साहब ने कहते किस सदी का महापुरुष थे और हैं आज भी। तो उन्होंने वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई। जिस समय वामसेव बनाई थी उन्होंने, उस समय काफ़ी सारे लोग उनके साथ थे और लोग ही नहीं, उन्होंने मेहनत भी की थी। लेकिन मानवर कांशीराम साहब को जो लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक छोटे छोटे संगठन बना रहे हैं, छोटे छोटे संगठन बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनके पास में कुछ नहीं है, उनका अपना कुछ नहीं, राजनीति नहीं है उनके पास, उनका अपना संगठन नहीं है। सिर्फ ये है कि बहुजन के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जब उन्होंने वामसेव बनाई मानवर कांशीराम साहब ने, तो मैं 52 मेष राम जी का भी नाम लूँगा और सरदार तेजेंद्र सिंह झिल्लीवाले का भी नाम लूँगा और काफ़ी सारे लोग थे। और पहले वामसेव एक हुआ करती तो आज वामसेव 26-27 वामसेव हैं। जो बाबा साहब ने जो कारवा शुरू किया था, उस बाबा साहब के कारवा को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और मैं सीधा लोगों से भी पूछता हूँ कि भाई ये जो कारवा है, कारवा नहीं है, ये बाबा साहब और मानवर कांशीराम साहब को टोकरे में रखने का इनका दुकान चल रही है। और जिस तरीके से यहाँ आंदोलन चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो 52 मेषराम जी थे, ये शुरू से ही मानवर कांशीराम साहब के विरोधी रहे। क्यों विरोधी रहे कि भाई मानवर कांशीराम साहब से कहा करते थे भाई वामसेव वैसे नहीं चलेगी, इसको रजिस्टर्ड कर लिया जाए और रजिस्टर्ड हो जाएगी तो इसमें ठीक रहेगा। मानवर कांशीराम साहब बहुत दुखी हुए और एकांत में वो अपना दुख प्रकट कर रहे, अपने आप में ही गिलानी सी महसूस कर रहे, यार मैं जिनके लिए कुछ करना चाहता हूँ ये लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर इसमें बात को कहूँगा तो इनको ठेस लगेगी। तो लास्ट में आके हुआ क्या, ये जब लोग नहीं माने, तितर बितर हो गए, इधर उधर चले गए, तो मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि भाई मैं इसको रजिस्टर्ड इसलिए नहीं कराना चाहता हूँ कि अगर ये रजिस्टर्ड हो गई तो तुम्हारा एक एक डाटा जो सरकार के पास चला जाएगा, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी, आपकी नौकरियां छिन जाएंगी, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो आप मेरी रीढ़ की हड्डी कैसे बनेंगे। लेकिन लोग नहीं माने, वो अपनी जिद पर रहे, तो ये वामसेव टूट गई। टूटने के बाद में 52 मेषराम जी अगर अलग हो गए, सरदार तेजेंद्र झिल्लीवाले अलग हो गए। लेकिन मानवर कांशीराम साहब की बहुत बड़ी देन रही कि उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बना के वो 4 बार सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद में उस सरकार का मानवर कांशीराम साहब ने स्वाद लिया, मजा लिया। और उसके बाद में जो विरोध कर रहे थे, आज वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और सीधा सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का मुखालफत करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं कि भाई ऐसे नहीं वैसे होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई जब आप अम्बेडकर की बात करते हैं, आप भगवान गौतम बुद्ध की बात करते हैं, क्या जिस समय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थी, क्या पूरा उत्तर प्रदेश को बोधमय नहीं किया गया?
लोगों को रोजगार भी दिया गया और लोगों को सब कुछ, उनकी जो सोच थी वो बड़े पैमाने पे सोच थी। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे आंदोलनों से कुछ नहीं होता। अब 2 आदमी 3 आदमी आके यहाँ पत्रकारों की भी बेइज्जती होती है, बहुजन मीडिया की भी बेइज्जती होती है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए या तो इन्हें अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। और मैं बहुजन मीडिया के लोगों से मैं अपील यह करूँगा कि जो लोग 100 से कम आए किसी भी आंदोलन को लेकर, उनको कवरेज ना करें, क्योंकि आप कवरेज करते हैं तो उनका एक हौसला बढ़ता है। एक आदमी आएगा और यहाँ जय भीम और भगवान बुद्ध के नारे लगा के चलता बनेगा, लेकिन उससे है नहीं। हमारा जो समाज डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये बड़े छलिया लोग हैं, छल कपट करके वो अपने दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अंडर एंटी पावर भी है कहीं ना कहीं। जी, चल रहा है ये मामला। ये कोई ऐसा अपने आप नहीं आते हैं और इनको बिठाया जाता है कि भाई आप उसका विरोध करो। आप जान रहे हैं, मैं सीधा चंद्रशेखर का नाम लूँ। चंद्रशेखर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने घर घर जाके कवरेज किया है और सलाह मशवरा भी करे हैं। मैं राजकुमार गौतम जी जो आवाज़ इंडिया से हैं, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन लोग उनके साथ जुड़े। आज जो युवा वो जुड़ रहे हैं, लेकिन ये देखो उनका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत की बात करोगे, बहुजन समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये लोग। एक परिपक्व आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती नहीं चाहती कि भाई मैं इस तरीके के आंदोलन करूं, इस तरीके के प्रदर्शन करूं जिसमें मेरा समाज पिटे, मेरा समाज मारा जाए। लेकिन हमारे पीछे पुकार होती है, फिर तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए की मांग करते रहो, फिर ये कि कैंडल मार्च जंतर मंतर पे करते रहो, कैंडल मार्च जो है उनके घर पे करते रहो। इनसे फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जी भी आंदोलन किए थे, लेकिन उन आंदोलनों में बड़े ही संयम के तहत आंदोलन करे। मानवर कांशीराम साहब के साथ मैंने काम करा, मानवर कांशीराम साहब का मन संचालन मैंने करा है, तो मुझे लगता है कि मानवर कांशीराम साहब की जो सोच थी वो बड़ी विशाल सोच थी। उनके आंदोलनों में किसी की जान नहीं गई, या अभी तक का आप डेटा उठा के देख लें। तो ये जो लोग हैं, अभी कल परसों की वीडियो है भाई, जब सरकार ने मना कर दिया भाई आप जो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन आप वहाँ जनता को लेके आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको पता है ना सरकार की जो पावर है, एक जो राजा होता है, राजा ही होता है, वो कुछ भी करा सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा। खास तौर से मैं धन्यवाद करूंगा उस बहुजन मीडिया का कि जब हम 1-2 ही आदमी हुआ करते थे, जंतर मंतर पे हम खाक छाड़ा करते थे, हमें ये भी डर लगता था कि हमारी पिटाई ना हो जाए, हमारे माइक भी छीन लिया करते थे, हमारा जो है मतलब कैमरा को भी तोड़ दिया करते थे। तो एक सम्मानित पोस्ट है, लेकिन पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार उस समय भी होता था, ये क्या कारण नहीं? उस समय देखो, ये देश शुरू से ही जो है जातिवाद देश है। अगर हम कहते हैं भाई धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है तो कागजों में है, लेकिन जातिवाद हर एक जगह है और बड़े पैमाने पे जातिवाद है, चाहे हम नौकरी में ले लें, पत्रकारिता में ले लें। देख रहे हैं या क्या कारण है ये जातिवाद उभर के सामने आ रहा है? पहले होता तो अब सोशल मीडिया की वजह से, एंड्रॉइड फोन की वजह से सामने आ रहा है, और पहले ये नहीं आ पाता था। देखो नंद किशोर जी रीजन साफ है। जब आप पढ़ लिख जाओगे, जब आप आगे बढ़ोगे, और जो पढ़ा लिखा होगा वही सरकार से क्वेश्चन करेगा, वही सवाल करेगा। जब आप सवाल करोगे तो उनको दर्द लगेगा, टीस लगेगी। कारण यही है, आप जब सवाल करोगे तो इनको टीस लगेगी, तो वो टीस का बदला लेते हैं। टीस का बदला लेते हैं। और यही नहीं कि अगर आप, मैं देखा है, एक बार हम बुलंदशहर खुर्जा के अंदर जा रहे थे एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, हमारी गाड़ी पे पथराव हुआ, गाड़ी पे पथराव हुआ और मारने पीटने की नौबत आई। तो आप लिख रहे, आप जो पत्रकार है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो काम करेगा वो स्वतंत्र है, और बाकी जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी जान पे खेल के इस काम को कर रहे हैं, तो बड़े सोचने वाली बात है। खुद पत्रकार हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत जुझारू पत्रकार है, बहुजन मीडिया के हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपको भी डर लगा और आपने भी कई बार खतरों का सामना किया। देखो, डर तो ये होता है कि नंद किशोरी जिस समय मैं बात कहूँ कि चोट लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी डेथ हो जाए उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पूरा परिवार जो विचलित हो जाता है, और विचलित होने के बावजूद ये लगता है कि भाई मेरे बाद में क्या होगा और क्या नहीं होगा। डर की बात नहीं है। अगर और
बिल्कुल, अगर मैं डरता तो आज मैं जंतर मंतर और ये इधर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम नहीं करता। लेकिन दूसरी बात ये है, डरना नहीं है आपको, और इनके अंदर इतनी पावर भी नहीं है और इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं। भाई आप किसी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, आए बहस करें, किसी पर डिबेट करें, डिबेट करके राजी नहीं है, माहौल लिंचिंग करते हैं, जहाँ इकट्ठा हो जाएंगे माहौल लिंचिंग करेंगे। भाई डिबेट करो किसी बात को लेकर, संविधान के दायरे में रख के आइए हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर आ जाइए, अब हम डिबेट कर लेते हैं। अभी आपने देखा नहीं 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को ली थी, वो बाबा साहब ने ली थी। उसके बाद में जिन शंकराचार्यों को जो समाज की बात करनी चाहिए, जिन शंकराचार्यों को देशभक्ति की बात करनी चाहिए, अब वो ये कहते हैं कि जो राजेंद्र पाल गौतम का जो सिर लेके आएगा उन्हें हम 50 लाख रुपए देंगे। शंकराचार्य को मैं बता देना चाहता हूँ सर, वो दिन चले गए जिन दिनों की आप बात करा करते थे। समय बदला है, हम भूले नहीं हैं, समय बदला है। वो हम जानते थे कि भाई जो पहले जो धर्म गुरु हुआ करते, भंते जी हुआ करते, जो इनका जो सर कलम करके लाएगा, हम उन्हें गिन्नियाँ देंगे, हम सोने चांदी से लाद देंगे। लेकिन वो अब समय शंकराचार्य जी दूर हो गया है। आप समाज को जोड़ने की बात करें और आपको शंकराचार्य से कहा जाता है। प्रतिज्ञाओं पे FIR दर्ज हो जाती है, एक मंत्री जो जी, और एक बौद्ध धर्म का जो शांति का प्रतीक है उसका प्रचार प्रसार करने वाले का, लेकिन क्योंकि वो SC/ST समाज से आता है, लेकिन जो ये सर काटने वाली बात होती है तो वो जो बाबा है बोलने वाला, उसके खिलाफ कोई कानून लागू हुआ अभी तक या नहीं? नंद किशोर जी, वही बात आती है जो 22 प्रतिज्ञाओं में कोई गलत नहीं है। भाई मैं कपड़े कैसे पहनूं ये मेरी इच्छा है, आर्टिकल ने मुझे, संविधान ने मुझे दिया है। मैं क्या खाऊं ये मेरी इच्छा है, मैं कैसे रहूं ये मेरी इच्छा है। भाई आप कौन होते मुझे बताने वाले? दूसरा ये है जो FIR हुई है नंद किशोर जी कि जिसकी रोजी रोटी जाती है वो उछल कूद खून खराबा करेगा ही करेगा, और इनकी रोजी रोटी चलाने वाले कौन है? वो बहुजन के लोग, जो बाबा अपनाने से उनको नुकसान है। जो बाबा साहब कहा करते थे भाई आप मंदिर की तरफ जाकर क्या करोगे, आपको तो कॉलेज की तरफ जाना है, आपको स्कूल की तरफ जाना है। भाई स्कूल की तरफ जाओगे तो आप IAS IPS पढ़ोगे, बनोगे और आपको अपना मरना जीना देखना होगा। मंदिर की तरफ जाओगे तो आप भिखारी बनोगे। क्योंकि मैं सीधी बात करूँ महामहिम गोविंद जी की, उनको वहाँ मतलब पूजा नहीं करने दी थी, उनको अर्चना करने नहीं दी थी। फिर उन्होंने अपना बचाव करने के लिए कहा कि भाई मेरे घुटने में दर्द था इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। अरे ये तो हर एक कोई जानता है और कि भाई क्या घुटने में दर्द था क्या नहीं था। और इसी चीज़ को मैं लेके एक बात कह दूँ कि एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब लाल किले पर झंडा फहराने के लिए आई थी तो उनके पैर के अंदर दर्द महसूस करा था सर। मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर वहाँ लिफ्ट लगा दी गई थी और वो झंडारोहण क्यों होता है? राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम की बात है, जब इंडिया की बात होती है तो राष्ट्रपति को धक्का मारा जाता है और उनके घुटने की दर्द की कोई परवाह नहीं की जाती है, शायद कोई कानूनी एक्शन भी नहीं हुआ पर जिन्होंने उनको अपमानित किया। तो नंद किशोर जी आप देख रहे हैं ना, अगर कोई प्रधानमंत्री है, अब पहले से जो प्रधानमंत्री बने आ रहे हैं उनकी जाति नहीं लगती थी, अब तो उनकी जाति लगती है। क्या? दलित राष्ट्रपति, दलित प्रधानमंत्री, दलित मुख्यमंत्री, दलित ये। अब तो ये आप कितना भी बड़ा आप अफसर बन जाए लेकिन पहले आपकी जाति चलेगी। तो ये जो इन्होंने जो काम कर रहे हैं ना, जो ये FIR वगैरह करी है, इनका कसूर नहीं है और इन्हें करना चाहिए। क्यों? जब हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम भागदौड़ कर रहे हैं, हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं ना। ये सीधी बात है, जब सत्ता में नहीं थे तो सत्ता में आने के लिए दंगे कराते थे और अब सत्ता में बने रहने के लिए वो दंगे करा रहे हैं। तो भाई ये तो अपने बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो संविधान कानून सब कुछ उनके हिसाब से। सर फिर नंद किशोर जी फिर आपने वही बात कर दी, संविधान और कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए होती हैं, मालदा लोगों के लिए, बदमाशों के लिए और जो उछल कूद करने वाले लोग हैं उनके लिए संविधान कहाँ है? आज तक जब से सरकार बनी है संविधान की बात हो रही है? बताइए, संविधान की बात हो रही है? इस पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा पुराना जिसका देश विदेश के अंदर उसका नाम चलता है, क्या वो चुचारा था क्या कहीं से, या कहीं से जंग लग गई थी, या उसकी पट्टियां गिर रही थी कि नए बनाने की क्या जरूरत पड़ी जो काफ़ी करोड़ रुपया लगा दिया गया? अगर यही पैसा अगर गरीब लोगों के लिए और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा दिया जाता तो अच्छा नहीं था। लेकिन सर आपको सोचना होगा, आपको विचार करना होगा। क्या लगता है जो देश की हालत है, स्कूल, हॉस्पिटल और एजुकेशन, सुरक्षा, इकोनॉमिकल यानी रोजगार आदि के विषय में आज भी देश की हालत दयनीय है। नंद किशोर जी अगर किसी की कमर तोड़नी है उसकी एजुकेशन छीन लो,
अपने आप कमर टूट जाएगी, अपने आप कमर टूट जाएगी। एजुकेशन छीन लेंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी, और जब एजुकेशन छीन लेंगे आपको तो आपका बच्चा फोर्स में नहीं जाएगा, आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएगा। आने वाली सारी पीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी, सारी पीढ़ियाँ खराब होंगी। मानव कांशीराम साहब ने यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। सर एक और बहुत अहम मुद्दा है कि ये हमारे ही यानी मूल निवासियों के लोगों को ही SC/ST को ही SC/ST के अगेंस्ट तैयार करते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? क्या सर ये जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं या जो हमारे जो पढ़े लिखे जो लोग रहे हैं, ये इतने दुश्मन नहीं हैं हमारे जितने अपने दुश्मन हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो आस्तीन के सांप हैं। पढ़ लिख गए हैं, और मैं सीधी मैं बात कहूँ कि जो पढ़ लिख गए लोग हैं, जो राजधानी के अंदर आ गए, शहरों के अंदर आ गए, जो अधिकारी बन गए। एक अधिकारी बनता तो पूरे गांव का एक नाम रोशन होता है कि भाई मेरा चाचा है, मेरा फूफा है, मेरा मामा है, लेकिन उस अधिकारी के कानों पर जूं नहीं रेंगती है कि वो जो मैं पीछे समाज को छोड़ के आया हूँ, फिर वो अपने बीवी बच्चों में मस्त हो जाता है, और वो चाहे उसका लड़का पढ़ता भी नहीं है, चाहे उसका लड़का कुछ करता नहीं है, चाहे लड़की जो दूसरे से अफेयर कर रही है, लेकिन जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि मेरा चाचा आज वो बन गया, लेकिन वो अपने घर पे एक कप चाय नहीं पिलाता है, वो कह देता है भाई इसके लिए चाय बना दियो, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। लेकिन जब वो गांव के अंदर जाते हैं अधिकारी, उनको पूरा गांव घेर के बैठ जाता है। तो सबसे बड़ा जो धोखा देने वाले हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग धोखा देने वाले हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, अधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन आप उनसे ये देखें भाई आपने कौन सा बच्चा गोद ले लिया पढ़ाई के लिए, आप किसको पढ़ा रहे हैं? आपका बच्चा तो इंजेक्शन लगा रहा है साइड में बैठ के, आपके पैसे काफ़ी सारे हैं ना, समझाने में नहीं आ रहा ना, तो आपका बच्चा जो बैठ के इंजेक्शन लगा रहा है नशे के, लेकिन जिसको आपको गोद लेना चाहिए आपको उसके साथ में 100 रुपये खर्च नहीं कर रहे हैं। युवाओं को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे सर, आप एक पत्रकार होने के नाते? मैं युवाओं से यही दिशा निर्देश देना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक पढ़ें, किसी भी हालत में, जो भी हालत है, मजदूरी कर लो, सामान बेच लो, लेकिन आप पढ़ो। आप नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा नुकसान होगा। जिन माँ बापों ने जैसे ज़िंदगी काटी, लेकिन उस ज़िंदगी को आप किसी तरह ना काटें। आप कोई भी काम करें, लेकिन काम जरूर करें और पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि उन्हीं महापुरुषों का नाम हुआ, जितना महापुरुषों हम गिनती करते हैं ना सर, वो बड़े दुख दर्द से निकल के आए हैं। अभी 3-4 युवतियों की हत्या हुई पिछले 2 साल में, जो सिविल डिफेंस में दिल्ली की बात करें, एक साथी था आपने सुना होगा, एक आपने केस नजफगढ़ के पास में पड़ता है, तो वहाँ पे 4 पुलिस वाले बर्खास्त हुए थे उस मामले में। तो सिविल डिफेंस में जो बच्चियाँ काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, अपना घर चलाने की कोशिश कर रही हैं, गरीब घर से थी हमारी समाज से, उनकी हत्याएँ हो जाती हैं। सर फिर मैं वहीं पीछे लेके जाऊँगा, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। सरकार इस पे कोई कड़ा रुख नहीं अपना? सर सरकार बंधी हुई है ना सर, बंधी हुई है ना। शंकराचार्य जिस तरीके से वो धमकी दे रहे 50 लाख रुपए दूंगा, क्या उन पे ईडी की रेड पड़ सकती है? नहीं पड़ेगी ईडी की रेड। अगर 50 लाख पूछ लिए जाए भी कहाँ से आ रहे हैं, FIR हो जानी चाहिए थी ना। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कल आपका चैनल बंद हो जाए, हो सकता है कल मेरी गिरफ्तारी हो जाए, मतलब इन पे इनका अमल नहीं होगा। अगर अमल होगा तो गरीब आदमी पे होगा। लेकिन एक तब कहते हैं भाई ये एट्रोसिटी नहीं है, ये वो नहीं है। क्या लगता नहीं है राजेंद्र पाल जी के साथ जो एट्रोसिटी हो रही है, FIR होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक शंकराचार्य का भाई खुलेआम कह रहा है, और अभी सरकार ने किसी भी तरीके से उस पर कोई विचार नहीं किया, तो क्या है ये? तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसको सोचना होगा। और हमें जैसे भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं आपको दिव्य भवा, तो अपने आप ही दिव्य बनना पड़ेगा, अपने आप ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपने आप ही जो इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, अपने पत्रकार हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पर हैं और कई मीडियाओं में इन्होंने काम किया है। रेस्पेक्टेड सर मनोज पीपल जी को आपने सुना है, देखा है, बहुत जुझारू, बहुत एक्टिव है। हाँ, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह की मैं शुरू में बताया था आपको कि हम यहाँ 1-2 ही आदमी हुआ करते थे जो इस रोड की धूल चाटा करते थे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि अगर हमारे जाने के बाद में अगर हमारी कहीं माऊ लिंचिंग भी हो जाती है, अगर हमारी कोई डेथ भी कर दिया जाता है, तो हमें ये सुकून है कि आज जो मेरे भाई इस मुद्दे को उठाएंगे और इन मुद्दों को चलाएंगे। आज यूट्यूब चैनल के जो लोग हैं या जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं और सोशल मीडिया के जो भाई हैं, आज बड़े पैमाने पे किसी से दबने वाले नहीं हैं और ये आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और
पैसा आपको कमाना है, पैसा कमाइएगा, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप डरे नहीं, निडर रहें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 22 साल हो गए मुझे इस लाइन के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मतलब टच कर दे। मेरे अंदर अपनी काबिलियत है, काबिलियत को आप बरकरार रखें। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप पीछे नहीं हटे, इतने सारे डर आपने बताए, इतने खौफ बताए, इतनी बातें बताई, हत्या की भी बात करी, और पूरी आशंका है कि ऐसा पॉसिबल है, हमें भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उस पर डर के पीछे नहीं हटे, इसका क्या मूल है? देखो ये कि आप मेन चीज़ है कि आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, आपको काम करने का तजर्बा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है, आइए बहस करो ना। मैंने बोला ना, किसी भी मुद्दे को लेकर डिबेट कर लीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में करो। अगर आप चाहते हो लात घूसों के दायरे में आ जाओ, लात घूसों के दायरे में आ जाओ, हम करने के लिए तैयार है ना। लेकिन ये नहीं, माउ लिंचिंग नहीं कि आप 150 इकट्ठे, हाँ 150 इकट्ठे होके एक किसी को पकड़ लो, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम संविधान, जय भीम संसार पर आपने मनोज पीपल जी को सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। धन्यवाद नंद किशोर जी। और मैं सभी जो दर्शक देख रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि जो भीम जय भीम संसार, जय भीम संसार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी बातों को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।